हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास तीन ही बेसिक टॉपिक हैं। एक तो वेक्टर्स के बारे में स्टोरी है, रिलेटिव वेलोसिटी है और प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस तरह से करके ये आपका टू डायमेंशनल काइनेमेटिक्स का चैप्टर पूरा हो जाता है। वेक्टर्स के बारे में आप लोगों को लास्ट क्लास में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, मतलब छोटी से छोटी बातें आपको समझाई जा रही हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिससे कि चीज़ें बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएं। आपको वेक्टर वाला पोर्शन बहुत ईजी लगे, क्योंकि ये वेक्टर पूरी एंटायर फिजिक्स में यूज़ होता है। फिजिक्स में भी यूज़ होगा, इसके अलावा जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं उनको मैथ्स में भी काम आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो आज हम लोग एक और लॉ पढ़ेंगे। ट्राइंगल लॉ तो पढ़ चुके हैं, अब उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है ना, ये 12th में भी काफ़ी जगह पे अप्लाई होगा। इसका जो ट्रिक्स एंड टिप्स यहाँ पे दिखाऊंगा उसको आप लोग 12th क्लास में भी यूज़ करोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका डेरिवेशन 11th में इसका पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हम लोग जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसको क्या काफ़ी बार क्या होता है कि एग्जाम में एनालिटिकल मेथड के नाम से बोल देते हैं कि हम लोगों को प्रूव करो कि प्रूव द एनालिटिकल मेथड फॉर द वेक्टर एडिशन। तो हम लोग एनालिटिकल मेथड के बारे में अगर बोलेगा तो इसका मतलब तब भी क्या बोल रहा है, वो पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ और नहीं होता, वो पैरेललोग्राम लॉ ही होता है। अब ये पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं। पहले तो उसको समझते हैं फोर्सेस की एनालॉजी से। दो फोर्स वेक्टर हैं हमारे पास, एक को मैंने P बोला, एक को मैंने Q बोला। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वर्क कर रहे थे। अगर मैं उन दोनों वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर पाऊं, देखो क्या P और Q पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं या नहीं है? तो आंसर है हाँ, कि मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इन P और Q वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की इन दोनों साइड से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। तो ये लॉ ये कहता है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। और डायगोनल भी कौन सा? जो दोनों पर्टिकुलर फोर्सेस के कॉमन पॉइंट से जाता है। भाई दो फोर्स आपके पास ये है ना, इस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट इनका ये होगा। इस कॉमन पॉइंट से पास होकर जाने वाला कौन सा डायगोनल होगा? ये वाला होगा। नहीं तो भाई डायगोनल तो ये भी है पैरेललोग्राम का। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये भी तो डायगोनल है, बट ये वाला जो डायगोनल ड्रॉ करूंगा ये कॉमन पॉइंट से थोड़ी ना होके जा रहा है। ये भाई P और Q का कॉमन पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो इस कॉमन पॉइंट से कौन सा डायगोनल जाएगा? ये वाला डायगोनल जाएगा जो आपको ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है। तो उसका मतलब ये जो डायगोनल आपने बनाया, ये डायगोनल ही इन दोनों वेक्टर्स का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। यही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो दैट। स्टेटमेंट लिखने को आती है और डेरिवेशन भी आएगा भी कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है और ये रिजल्टेंट का एंगल कैसे निकालेंगे। टेंशन ना लो अभी। देखो, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, ऑब्वियस सी बात है फोर्स होगा तो दो ये भी फोर्स होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो कि एक फोर्स का वेक्टर है और एक वेलोसिटी का वेक्टर है, आप उनका रिजल्टेंट निकालने बैठ गए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए। एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, एक साथ एक पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलॉन्ग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। उन दो वेक्टर्स को हम लोग पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट अगर कर पा रहे हैं, देन दियर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। उसी पॉइंट से आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए, तो ये डायगोनल इन दोनों का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। ये बात अच्छे समझ में आ गई। तो पैरेललोग्राम लॉ का ये स्टेटमेंट है और ये उसका डायग्राम है। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच में बनने वाला टोटल एंगल है। अच्छा, अब जो रिजल्टेंट आया है इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिजल्टेंट के जो एंगल होगा, भाई इसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अब डायरेक्शन निकालने के दो ऑप्शन है, या तो तुम इसके डायरेक्शन वेक्टर P से बता दो या इसके डायरेक्शन वेक्टर Q से बता दो। तो मतलब हमारे पास ऑप्शन है, चाहे तो हम लोग यहाँ से एंगल मेजर कर लें, मान लो मैंने इसको अल्फा मान लिया, या फिर मेरी मर्जी है कि मैं एंगल यहाँ से मान लूँ, इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। यहाँ से आपने कोई दूसरा एंगल मान लिया, तो या तो आप अल्फा बता देना। भाई अगर अल्फा पता लग गया तो बीटा तो निकल ही जाएगा ना, थीटा में से अल्फा माइनस कर दो बीटा निकल जाएगा। और अगर बीटा बता दिया तो अल्फा भी निकाल सकते हो थीटा में से बीटा माइनस करके। तो रिजल्टेंट का जो एंगल निकालना होता है ना, या तो P से निकाल लो या Q से निकाल लो, किसी एक वेक्टर से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी कहानी को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पे लेके चलूं, यही स्टोरी ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी रिप्रेजेंट हो सकती है। थोड़ा दिमाग लगाओ।
आपने क्या करा, इस पॉइंट पे वेक्टर p लगा हुआ था, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर p मेरा ये रहा, वेक्टर q को मैंने पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वेक्टर को अपने पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने वेक्टर q को रख दिया इसके आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक नया वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट है। देख लो क्या r की डायरेक्शन बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब चाहे इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट कर लो, चाहे इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट कर लो। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे हमारे पास दोनों के बीच में P और Q के बीच में, क्योंकि ये टेल से टेल पे मिले हुए हैं, तो इनके बीच में एंगल साफ साफ नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ वाले केस में क्या होगा, यहाँ वाले केस में तुम्हें एंगल बनाने के लिए इसको ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, इसको आपको वेक्टर P को आगे रखना पड़ेगा, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये हमारे काम का एंगल होगा। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ गया, बट ये सिचुएशन बहुत आसान थी। तो तुम्हें कौन सी बनानी है अपनी नोटबुक में, ये वाला डायग्राम बनाना है और ये वाला स्टेटमेंट नोट करना है। बात समझ में आ रही है? अभी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बताया है और थोड़ी सी स्टोरी बताई है। अब इन दोनों का हम लोग डेरिवेशन करते हैं कि कैसे रिजल्टेंट निकालूंगा और कैसे उसका एंगल निकालूंगा रिजल्टेंट का, या तो अल्फा या बीटा कुछ भी बोल सकते हो। चलिए तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ अगेन इंपॉर्टेंट, आपको बता दिया मैंने है। तो हमारे पास दो वेक्टर लगे हुए हैं, एक वेक्टर है मेरे पास मेरा वेक्टर क्यू, ठीक है भाई, ये वेक्टर क्यू है, ठीक है। अब तो प्रूव कर रहे हैं तो वेक्टर लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तुम लोगों को, मैग्नीट्यूड उठा लो बस। ये मेरे पास क्या है, ये मेरा पी है, इनके बीच में कितना एंगल है सर, इनके बीच में थीटा का एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरेललोग्राम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम जब हम लोगों ने पूरा करा तो कुछ इस तरह से हमारे पास बात आई, थोड़ा सा एक मिनट को उल्टा डाला, ये सही बना देते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया, तो पैरेललोग्राम पूरा कर लिया। रिजल्टेंट कहाँ से रिप्रेजेंट होगा सर, रिजल्टेंट इस पॉइंट से ही होके जाएगा, और ऐसे जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया ये मेरा होगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है भाई। चलो अब प्रूफ कैसे करें, देखो सुनो ध्यान से। आप क्या करो, आप अपनी जो साइड है ना, ये वाली पी वाला वेक्टर वाली जो साइड है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं एक्सटेंड करने में। यहाँ ऊपर वाली साइड से एक परपेंडिकुलर डाल लो, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, कोई इशू नहीं है। नाम लिख लो, थोड़े से नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया इस जगह पे जो होगा, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये वाला हमारे पास डी हो गया, और ये ई पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, नाम लिख लिया सब जगह पे। अब देखो अगर मैं बात करूं कि सर ए ई वाला जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर क्यू है, ए ई पे क्या है, क्यू है। अगर ए ई क्यू है तो बी डी भी तो क्यू ही होगा, दोनों पैरेलल तो हैं एक दूसरे के, तो ये भी क्या हो गया, क्यू के इक्वल हो गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा एंगल की बात करते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, देखो कौन सी, ए ई और ये बी डी वाली है ना, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस बात को समझ सकते हो ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये भी थीटा आ गया भाई, ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो ये छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल में तुम साइन भी चला सकते हो, कॉस भी चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन भी मिल जाएगा, कॉस भी मिल जाएगा। तो इस ट्राइंगल के नीचे ही, मतलब इस पैरेललोग्राम के नीचे ही इस ट्राइंगल को यूज कर लो, इन ट्राइंगल डीबीसी यूज पड़ेगा, इस चीज का भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। साइन थीटा चलाओ, साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर डीसी है अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्यू है, तो डीसी कितना आ गया, डीसी आ गया क्यू साइन थीटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इस ट्रायंगल में हम लोगों ने कॉस थीटा चलाया, कॉस थीटा चलाओगा तो उसी ट्रायंगल में क्या आएगा, बी सी अपॉन क्यू, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान से आप निकाल सकते हो। अब तो बी सी कितना आ गया, क्यू कॉस थीटा आ गया। तो मैंने क्या करा, बी सी भी निकाल के रख लिया और मैंने डी सी भी निकाल के रख लिया, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग काम में ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी तो कुछ भी नहीं करा, बहुत छोटा मोटा काम हुआ है। अब क्या करेंगे फाइनली रिजल्टेंट निकालने के लिए? देखो भाई, आपके पास एक ट्राइंगल बड़ा सा नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है पाइथागोरस, ध्यान रखना एक बार, ए सी डी, क्या ए सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि फायदा क्या, देखो क्या हो रहा है, अगर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तो ये आर आ जाएगा ना, तुम्हें यही तो निकालना है, ठीक है। तो बस यहीं से कहानी शुरू करते हैं। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, सबसे सिंपल सी थ्योरम है। अब डेरिवेशन तो इसका बच्चों वाला है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना तुम्हें डेरिवेशन में। तो कि कोई कहे कि पैरेललोग्राम लॉ का डेरिवेशन टफ होता है, तो भाई बिल्कुल भी टफ नहीं है, कहीं से कहीं तक भी टफ नहीं है, ठीक है। हम लोग लगाते हैं इसको। तो ए डी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर। अच्छा ए डी कितना है, आर के इक्वल है। ए डी का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, ए डी सर आर के इक्वल है, ठीक है।
ए से लेके सी, ए से लेके सी पता है क्या? ना, नहीं पता। दो पार्ट में तोड़ दो उसको, ए से लेके बी और बी से लेके सी, दो पार्ट में तोड़ लीजिए। ठीक है भाई, दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो मैंने इसको क्या कर लिया, ए बी प्लस बी सी दो पार्ट में तोड़ लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्क्वायर चल ही रहा है, स्क्वायर लगाओगे। प्लस डी सी, डी सी तो आपने निकाला था ना, देखो ये रहा, कितना आया था, क्यू साइन थीटा आया था, तो ये तो आपका निकल चुका था क्यू साइन थीटा, फायदा हुआ ना इसको निकालने का। ओके, आगे चलते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू, ए बी तो तुम्हें पता है किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो ये पी रखा। बी सी आपने निकाला हुआ है, किसके इक्वल है, क्यू कॉस थीटा के इक्वल है। तो इस वजह से जानबूझ के मैंने यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा लगा के वैल्यू निकाल ली थी। स्क्वायर चल रहा है, ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आगे क्या करोगे, इस होल स्क्वायर को यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, पी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे ना, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, ये तो होल स्क्वायर की 3 टर्म आ गई मेरे पास। साथ में क्या बच चल रहा है यहाँ पे, साथ में चल रहा है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी चल रहा है। ठीक है भाई, अब ज़रा ध्यान से देखो कि अगर इस वाले टर्म की मैं बात करूं और इस वाले टर्म की मैं बात करूं, इन दोनों में से अगर मैंने क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है ना, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ये बात। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे सॉल्व करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और दूसरे वाले बॉक्स में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, ये 1 होके गायब हो जाएगा। प्लस में क्या बचा, 2pq कॉस थीटा बचा मेरे पास। ठीक है, तो फाइनली रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात? तो ये आर स्क्वायर का फॉर्मूला आया है, तो अगर आर को निकालना होगा तब भी आराम से निकाल लेंगे। आर क्या आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। डन, तो चाहे तो इसे ही याद रख लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग। मतलब पी और क्यू दो फोर्सेज हैं, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। ध्यान रखना, इस पी और क्यू के बीच का टोटल एंगल था थीटा, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब अप्लाई करोगे तो ये बात जब पता होगी तभी काम आएगी ये चीज़। तो आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आर इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। डन। अच्छा, अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन का क्या पंगा होगा यहाँ पे, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मान लो कि मैं वेक्टर पी से शो कर रहा हूँ, यहाँ से कितने एंगल पे, सपोज अल्फा एंगल पे हमारा रिजल्टेंट है। वी आर सेइंग दैट कि वेक्टर पी से अल्फा एंगल पे हमारा रिजल्टेंट आया है, तो अल्फा को कैसे निकाल लूंगा। अल्फा में क्या दिक्कत है, अब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये ए सी डी, आपको ये अल्फा निकालना है ना, आपके पास सब कुछ है यहाँ पे। सबसे ईजी ऑप्शन क्या पड़ेगा, 10 लगा दो, तो डी सी अपॉन ए सी आ जाएगा। 10 अल्फा लगा दोगे तो डी सी अपॉन ए सी आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो नाउ अब क्या करें, नाउ मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके, फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए चलते हैं हम लोग। आर वाले वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने वही ट्राइंगल यूज़ किया। कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ए सी डी। तो इन ट्राइंगल ए सी डी हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, 10 अल्फा। तो 10 अल्फा अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी सी अपॉन ए सी। तो ठीक है भाई, डी सी अपॉन ए सी आ गया। वैल्यू थोड़ी सी पुट करते हैं, डी सी तो पता है, क्यू क्या था, डी सी था क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो डी सी तो आ गया क्यू साइन थीटा अपॉन में ए सी को दो पार्ट में तोड़ा था। देखो ए सी क्या आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देख लेना। ए सी आया था ए बी प्लस बी सी। ए सी क्या आया था, ए सी आया था ए बी प्लस बी सी, और फिर वैल्यू रखी गई थी। तो 10 अल्फा क्या आया, 10 अल्फा हमारे पास आया यहाँ से क्यू साइन थीटा अपॉन में ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, पी है, बी सी की वैल्यू कितनी है, क्यू कॉस थीटा है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से 10 अल्फा का ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अगर बाय चांस सपोज करो, और हो सकता है आपको सिर्फ अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 का क्या होगा, 10 वहाँ पे जाके 10 इनवर्स बन जाता है। दिस इज कॉल्ड 10 की पावर -1 मत पढ़ लेना, इसे बोलते हैं 10 इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 12th क्लास में आते हैं। क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब ये बेकार सा फॉर्मूला कौन याद रखेगा, कोई ज़रूरत नहीं है इस बेकार से फॉर्मूले को याद रखने की। एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। भाई बात तो ये डेरिवेशन की, डेरिवेशन महंगा तो करना पड़ेगा, बट बात यह है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चाहिए होगा तो नॉट मैंडेटरी। पता हो तो अच्छी बात है, बट रटने वाली बात नहीं है। मतलब कन्फ्यूजन अगर ऐसे रटोगे कि इसकी माला जपके कि क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, तुम उसे कभी अप्लाई नहीं कर सकते। अब जरा सुनना लॉजिक हुआ क्या था यहाँ पे।
हमारे पास दो वेक्टर थे फिलहाल, सिचुएशन जिस हिसाब से ड्राइव किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पी यहाँ पे था, क्यू यहाँ पे था, है ना, इस तरह से दो वेक्टर थे। हम लोगों ने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, पैरेललोग्राम बनाया इस तरह से, और फिर समझ में आया कि ये यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आया करता है, ठीक है। और हमने कहा कि ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल सिर्फ थीटा है ओवरऑल। और हमने ये कहा कि जो रिजल्टेंट पी वाले से कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो जो अल्फा एंगल आया है कहाँ से आया है, पी से आया है। अगर किसी को क्यू से निकालना है तो थीटा में से माइनस कर दोगे ना, अल्फा क्यू वाले से आ जाएगा, उसे तो छोड़ो। अच्छा, अब ज़रा सुनना कैसे याद रखें इस फॉर्मूले को। तो देखो इस पे 10 चलाया तो 10 अल्फा इज इक्वल टू, आप देखो आपने ये एंगल किससे माना था, सर पी से माना था। तो कौन सा वेक्टर बचा जो बेचारा अकेला रह गया, ये क्यू वाला वेक्टर अकेला रह गया, ठीक है। तो ये क्यू वाले वेक्टर से कहानी शुरू करेंगे, जिसको आपने पहले छोड़ दिया अकेला वो ऊपर आएगा। तो ये क्यू आया ऊपर। अच्छा, 10 आप लोगों ने पढ़ रखा है 12th में कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आप लोगों ने पढ़ रखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्रिक से याद रख लेना कि साइन अपॉन कॉस आएगा, है ना। देखो ऊपर साइन आ रहा है, नीचे कॉस आ रहा है। अच्छा, तो आपने अल्फा माना था पी से, तो पी खुद से तो अल्फा आपने माना हुआ है, तो इसे छोड़ के भूल जाओ। आपने दूसरे वाला को जो वेक्टर छोड़ दिया उस वेक्टर की बात करते हैं। तो हमने क्यू वाला वेक्टर छोड़ दिया था, तो क्यू के साथ ही साइन थीटा आएगा और नीचे क्यू के साथ ही कॉस थीटा आएगा। तो आपने क्या लिख लिया कि सर हम लोगों को 10 अल्फा का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो 10 अल्फा, अल्फा किससे माना हुआ है, पी से माना हुआ है, तो दूसरी साइड का वेक्टर रखना होता है। तो ठीक है, क्यू उसके साथ ही पहले साइन आएगा और उसी के साथ नीचे क्या आएगा, कॉस आएगा। हमने लिख लिया, उसी के साथ साइन लिख लिया, उसी के साथ कॉस लिख लिया। बट फिर एकदम से याद आया कि अच्छा ये अल्फा के पास पी तो भूल ही गए, तो ठीक है भूल गए तो उसको नीचे अलग से और एडजस्ट कर देना प्लस में। ध्यान रखना पी अकेला है, पी प्लस ये क्यू कॉस थीटा एक टर्म है, यहाँ पे हम कॉस थीटा कॉमन नहीं ले सकते, पी सिर्फ अकेला है और प्लस ये क्यू कॉस थीटा पूरी एक सिंगल टर्म है। तो मैंने क्या करा, 10 अल्फा निकालने के लिए अल्फा देखा किस वेक्टर से बनाया हुआ है, उसके अपोजिट वाला वेक्टर ऊपर आ गया साइन के साथ, वही कॉस के साथ नीचे आ गया। तो क्यू साइन थीटा, क्यू कॉस थीटा, प्लस में क्या आ गया, पी आ गया। समझ आ रही है बात, ऐसे अप्लाई करना आएगा तो दिमाग चलेगा थोड़ा सा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब मान लिया मुझे सपोज करो यहाँ से एंगल निकालना होता है, रिजल्टेंट का वेक्टर क्यू से एंगल निकालना होता है, इसको मैंने बीटा नाम दे दिया। फॉर्मूला बनवा सकते हो मेरे को, ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, उसको नोट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, समझ लेना बस बहुत अच्छे से। डेरिवेशन तो खत्म हो चुका पूरा का पूरा। मेरे को 10 बीटा का फॉर्मूला अगर बनाना होता, अब मैं क्या करता, सर आपने बीटा वाला एंगल माना है क्यू से, तो अब बचा कौन सा, पी बचा, तो पी के साथ ही साइन आएगा, पी के साथ ही कॉस आएगा। तो ठीक है भैया, पी साइन थीटा अपॉन में पी कॉस थीटा। नीचे एक एक्स्ट्रा टर्म और आती है, कौन सी, जो आपने छोड़ दी थी, कौन सी, क्यू वाली, ठीक है। तो आप 10 बीटा बनाना हो, यहाँ से एंगल निकालना हो, यहाँ से एंगल निकालना हो, आपको हर तरह से चीज़ें आनी चाहिए। जब तक ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तब तक हर जगह फंसते रहोगे। चीज़ों को बिल्कुल घोट के रख दो अच्छे से कि जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल बढ़िया से तुम्हें समझ में आ जाए। तो अल्फा वाला एंगल आपने जहाँ से माना हुआ है उसके अपोजिट वाले वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, वही उसके साथ साइन, उसी के साथ कॉस, और नीचे एक टर्म फालतू आती है एक्स्ट्रा। बस इस तरह से ध्यान रख सकते हो। डेरिवेशन तो ही करा दिया, बाकी सारी स्टोरी पूरी हो गई। ये तो फालतू की थोड़ी सी स्टोरी बताई थी तुम्हें ताकि हमारे समझ में आए। तो पैरेललोग्राम लॉ क्लियर हो गया डेरिवेशन के साथ, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब देखो समरी एक बार देख लेना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो पढ़ाया है मैंने, ये डेरिवेशन भी करवा दिया, ये समरी फॉर्मेट में एक जगह लिखा हुआ है, आपको ये 10 अल्फा भी समझा दिया। डायग्राम ये रहा, जस्ट हैव अ लुक, क्या डेराइव करा है, बिल्कुल सही आया है या नहीं आया है, ठीक है भाई। चलो अब स्पेशल केसेस पे चलते हैं। इसके हम कुछ स्पेशल केस हैं, 3 सिचुएशंस आएंगी अलग अलग, उनको देखेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब क्या है, थीटा 0 का मतलब ये होगा बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों के दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होता है, बिल्कुल। मान लिया वेक्टर पी भी ऐसी काम कर रहा है, वेक्टर क्यू भी ऐसी काम कर रहा है, तो दोनों वेक्टर अगर ऐसी काम कर रहे हैं तो उनके बीच में थीटा कितना होगा, थीटा 0 डिग्री का होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट में क्या दिक्कत है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0, कॉस थीटा कितना 0 डिग्री का। सॉल्व करा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, क्योंकि कॉस 0 तो 1 होता है, सबको पता है। अच्छा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर खोल लो, वही आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो जो ये आर आया, ये रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट आया यहाँ पे, बस ये बात ध्यान देने वाली है।
तो अगर दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट गेन करना होता है तो सिंपल सी बात है, अगर वो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा हमेशा, यानी उनके बीच में जीरो का एंगल होगा तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा। काम की बात है, कहीं भी यूज हो जाएगी। ठीक, दूसरा केस लेके चलते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर एंटी पैरेलल वेक्टर हुए, दैट इज बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, हर चीज करके दिखा रहा हूं तुम लोगों को, इससे ज्यादा क्लैरिटी से नहीं पढ़ाया जा सकता, कोई पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं, कैसे भी क्वेश्चन होंगे आपके सब हो जाएंगे। बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल है मतलब जी एक पी ऐसे काम कर रहा है और जो दूसरा क्यू है वो ऐसे काम कर रहा है, ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए। तो थीटा कितना आएगा इनका, 180 आएगा। दो वेक्टर के बीच में एंगल सिखाया था ना, इसकी पूंछ को इसकी पूंछ से मिला के रख दो, 180 का एंगल बनेगा, है ना। और इस सिचुएशन में तो क्या करोगे सर, अब यहाँ पे टेल टेल कैसे मिला है, एरो तो सेम रखना है, तो अगर यहाँ पे सुपरिम्पोज करने की ट्राई करेंगे तो पी क्यू के ऊपर ही आ जाएगा वेक्टर, तो कितना एंगल बनेगा, 0 का बनेगा। और यहाँ वाले केस में कितना बन रहा है, 180 का बनेगा। इसको उठा के यहाँ पे रख दोगे तो 180 का एंगल नजर आएगा। फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180, -1 होती है शायद से, तो p की स्क्वायर क्यू स्क्वायर -1 उठा के यहाँ लिख दिया, तो माइनस का 2pq हो गया। आगे सॉल्व करा तो ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास पेज एक और होगा, एक पेज कम पड़ गया, जस्ट अ मिनट सुनो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 2pq को मैं यहीं के यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैंने क्या करा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख लिया, या फिर क्या इसको q माइनस पी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते थे क्या, इसी चीज़ को तुम q माइनस पी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, चाहे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिखते, चाहे q माइनस पी का होल स्क्वायर लिखते, फॉर्मूला तो तब भी यही खुलता। बताओ, कुछ और थोड़ी ना चेंज आता, ये सेम टू सेम फॉर्मूला आने वाला था। तो उसका मतलब अब अगर r की वैल्यू निकाली जाएगी, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ भाई, देख लेना। तो r मिनिमम अगर आएगा तो भैया r मिनिमम आएगा, दो पॉसिबल केस आएंगे। दो पॉसिबल केस कौन से आएंगे, या तो p माइनस क्यू, ये भी पॉसिबल है, या फिर p प्लस क्यू, सॉरी p प्लस क्यू नहीं, या फिर q माइनस p, ये भी पॉसिबल है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास इफ p इज ग्रेटर देन q, अगर वेक्टर p वेक्टर q से बड़ा है तो p में से q को माइनस कर देंगे, और अगर हमारे पास q वाला वेक्टर p से बड़ा है तो हम q में से p को माइनस कर देंगे। इसका मतलब दो वेक्टर्स का मिनिमम कब आ सकता है, जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो। मान लो एक ही पत्थर है, एक पत्थर को एक बंदा 10 न्यूटन से खींचने की कोशिश कर रहा है और दूसरा बंदा अपोजिट डायरेक्शन में उसको 8 न्यूटन से खींचने की कोशिश कर रहा है, तो 10 में से 8 एकदम माइनस हो जाएगा ना, 2 न्यूटन का नेट फोर्स बचेगा। और अगर वही बंदा उसके साथ आके सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा अगर दो वेक्टर्स या दो फोर्सेस, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में काम करें, और रिजल्टेंट मिनिमम होगा अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में काम करें। तो बिगर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया। तीसरे वाला केस को भी यहीं पे दिखा देता हूं, क्योंकि तीसरा मैं वैसे पढ़ा चुका हूं तुम्हें पहले ही। थर्ड वाले केस में क्या आएगा, अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री का हो जाए, थीटा 90 का होगा तो उस सिचुएशन में क्या आएगा, मैं देखो अगर थीटा 90 का है तो हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर कहे जाएंगे कि सर ए वेक्टर ये रहा तुम्हारे पास, या पी वेक्टर ये रहा, क्यू वेक्टर ये रहा, 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90। cos 90 से क्या हो जाएगा, cos 90 से वो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, कि यानी ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया। तो कितना बचा, सिर्फ इतना ही तो फॉर्मूला बचा। क्या मैंने आपको ये सिखाया था, नहीं सिखाया था। तो r कितना आ गया, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। याद करो, क्वेश्चन भी करा चुका हूं, आपको कहा था अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं ना तो उनका रिजल्टेंट निकालना होता है तो सिंपल पाइथागोरस टाइप लगा दिया करो। क्या ये पाइथागोरस जैसा नहीं है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो काफी काम आएगा। जब दो वेक्टर 90 पे हैं तो स्क्वायर रूट में दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये तीन केस हो गए स्पेशल केस पैरेललोग्राम लॉ के, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। प्रॉपर नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। एडिशन की कहानी खत्म, एडिशन खत्म भाई। ए प्लस भी निकालना आ गया, ट्राइंगल लॉ सब बता दिया, क्वेश्चन कराऊंगा जब आएंगे। अभी फिलहाल चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे, वेक्टर्स को माइनस कैसे करेंगे। अब वेक्टर को माइनस कैसे करें, यानी किसी ने मुझसे ए प्लस बी नहीं पूछा। ए प्लस बी तो सबको पता था कि सर दो वेक्टर अगर मेरे पास होंगे ऐसे, एक वेक्टर ऐसे बनाया, ए एक
वेक्टर ऐसे बनाया बी, तो किसी ने पूछा ए प्लस बी निकाल लो, तो मैंने क्या करा, एकदम पैरेललोग्राम पूरा करा और मुझे पता है कि यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। बट ये तो बच्चों वाला खेल है, आपको अब की बार क्या पूछ लिया, ए माइनस बी पूछ लिया, तो ए माइनस बी कैसे निकालोगे, तो ए माइनस बी का पंगा है, उसको सिखाता हूँ तुम्हें ए माइनस बी कैसे निकालना है। दो तरीके हैं बड़े अच्छे अच्छे से। पहला तरीका सिंपल वाला, हमने क्या बनाया सिंपल तरीके से, सोचना जरा क्या होगा। हमारे पास क्या था, एक वेक्टर ए था और एक और क्या था, दूसरा वेक्टर था बी। ये दो वेक्टर थे कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन होती है तो सबको पता है रिजल्टेंट ऐसे यहाँ पे कहीं आता है और ये जो आर आता है ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है। मानते हो उस बात को या नहीं मानते हो, ठीक है। इस तरह से पैरेललोग्राम पूरा बना लेते हैं और इस तरह से हमारे पास हमारा रिजल्टेंट आ जाता है। ये ए प्लस बी आता है, रिजल्टेंट क्या आता है, दिस इज व्हाट ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी, है ना। तो ये रिजल्टेंट आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ तो ए माइनस बी पूछ रहा है, तो कैसे करें, सुनो ध्यान से। आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि आपको वेक्टर ए माइनस बी निकालना है तो उसको लिखने का तरीका ऐसे क्यों ना चेंज कर लो, आप अब भी प्लस ही करोगे, आप इसको ना बी प्लस से सॉल्व कर दोगे। तो क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क है, नहीं। अच्छा, अब ये वेक्टर भी अच्छा सा नहीं लग रहा ये माइनस में, तो हमने इसको एक नया नाम दे दिया। मैंने इसको जस्ट सेट लाइक सी नाम दे दिया, वेक्टर सी, ठीक है। तो अब मेरे पास टास्क क्या रह गया, ए और सी को ऐड करना है। और सी कैसे रिप्रेजेंट होगा, सी माइनस ऑफ बी से रिप्रेजेंट होगा। माइनस ऑफ बी रिप्रेजेंट करना बच्चों का खेल है। क्या आप बी वेक्टर दे रखा है माइनस बी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रा देखो कैसे बनाऊंगा इसी डायग्राम को। मैंने क्या करा, वेक्टर ए को तो ऐसी कैसे रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास इस डायरेक्शन में बी था तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जो वेक्टर आएगा ये माइनस बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसी को तो तुमने सी बोला है भाई, ये तो तुम्हारा सी वेक्टर है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बीच में अब ये एंगल कितना बचेगा सर, ये ऊपर वाला था थीटा, तो ये कितना बचा, ये बचा पाई माइनस थीटा। 180 में से थीटा माइनस करोगे ना, तो अभी ए और सी के बीच में कितना एंगल बचा, पाई माइनस थीटा। या ए और माइनस बी के बीच में कितना एंगल बचा, पाई माइनस थीटा। इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट की वही कहानी, पैरेललोग्राम लॉ बना, मतलब पैरेललोग्राम को पूरा कर लीजिए, ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम पूरा कर लेते हैं। रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा और जो ये अब आर आएगा, है ना, दिस आर वुड बी व्हाट, सर ए और सी का एडिशन है, ये ए और सी का एडिशन है ये, बिल्कुल ठीक है। या फिर ए और सी क्या था, सी माइनस बी के इक्वल था। तो क्या रिजल्टेंट ए माइनस बी के इक्वल आ गया, नहीं आ गया। तो ये ग्रीन वाला वेक्टर अब जो यहाँ पे आया है ये ए और बी के सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे लिखा फिर इसको ऐसे अज्यूम कर लिया और यहाँ से समझ में आ गया कि जो ये रिजल्टेंट आएगा ये रिजल्टेंट ए माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा। क्या आर निकाल नहीं सकते पैरेललोग्राम लॉ में, निकाल लो। एंगल कितना है दोनों के बीच में, पाई माइनस थीटा का। तो क्या करोगे, नाउ यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, है ना। सारी वैल्यू जो अपने अकॉर्डिंग है वो रख लो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह क्या है, ए वेक्टर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा मत रखना, थीटा मतलब होता है जिन दो वेक्टर की बात कर रहे हो उनका एंगल, हाँ बात कर रहे हैं ए और सी की, तो उसके बीच में कितना एंगल है, पाई माइनस थीटा का है, तो पुट इट हियर पाई माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे रखोगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कॉस पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस माइनस का होता है, माइनस का कॉस पाई, मतलब माइनस का आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस पाई माइनस थीटा को जब सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री से तो ये क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा, सिंपल। तो माइनस को उठा के बाहर लिख लिया, 2ab cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला बन गया। तो हुआ क्या कि r का जो रिजल्टेंट बना सब्ट्रैक्शन वाले केस में क्या बन गया, प्लस की जगह बीच में बस माइनस आ गया। क्या चीज़ें फील हो पा रही हैं आप लोगों को, किस तरह से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से रिजल्टेंट आ गया। ये रिजल्टेंट किस चीज़ का है सर, ये a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब है या नहीं है आसान। तो ये तो हो गया एनालिटिकल फॉर्मेट में मेथड की, हाँ डायग्राम वायग्राम बना के खूब पैरेललोग्राम लॉ लगाया और तब सॉल्व करा। क्या ये कहानी बिल्कुल बच्चों वाले मेथड से भी सॉल्व हो सकती थी, बिल्कुल सॉल्व हो सकती थी। जरा इस स्टोरी को मेथड नंबर 2 पे ले जाते हैं। अब वापस वही कहानी, क्या कि दो वेक्टर का हम लोगों को क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। दो वेक्टर हम लोगों ने बना लिए, ए वेक्टर मेरे पास ऐसे है, एक दूसरा वेक्टर मेरे पास ऐसे है, ठीक है भाई। कितने एंगल पे हैं, थीटा एंगल पे हैं भाई। ए और बी के बीच में एंगल तो हमारे पास थीटा ही था ना शुरुआत में, जो हमारे पास ये ए और बी था। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें क्या कहा गया है कि भैया फाइंड आउट ए माइनस बी, ए प्लस बी तो सबको पता है,
फाइंड आउट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये निकाल के बताओ। ठीक है भाई, अब ये कैसे निकालना है, अब थोड़ा सोचो। एक बात बताओ, हमें एक चीज़ अच्छे से आती है कि अगर हमारे पास ये वेक्टर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे शिफ्ट करके, देखो इस डायग्राम में थोड़ा सा इसी को आगे यहाँ बना लेता हूँ। मैंने क्या करा, ए वाले को अपनी जगह पे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाले को मैं उठा के यहाँ पे ले आया, बी वाले को उठा के मैं यहाँ पे ले आया। पैरेलली शिफ्ट करने में वेक्टर को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ए और बी को उठा के मैं यहाँ पे ले आया। इनके बीच में अभी भी एंगल कितना है, एंगल वही है इनके बीच में, थीटा वाला, कोई चेंज नहीं हुआ। तो पैरेलल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि सर अगर आपने इसको यहाँ से मिला लिया, इसको यहाँ से ऐड कर दिया ऐसे, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा ये क्या आता है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आता है। ठीक है, और ये क्या शो करता है, ए प्लस बी को शो करता है। यस और नो, किसे शो कर रहा है, ये ए प्लस बी को शो कर रहा है, ये वाला वेक्टर। तो यानी यहाँ पे जो ये आर आया है, दिस आर इज व्हाट, दिस आर इज ए प्लस बी। ठीक है, ये तो a प्लस बी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब मैं इसी फॉर्मेट को दूसरे वे में सॉल्व नहीं कर सकता? भाई ये चीज़ तो सबको पता है कि अगर a और b दो वेक्टर हैं तो यहाँ से रिजल्टेंट बड़े आराम से निकाला जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, देखो ये तो बेसिक था, ये तो मतलब आपको a प्लस बी समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए कराया था। नाउ अब क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे, अब तुमने क्या करा, वेक्टर a को अपनी जगह पे एज इट इज़ रखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर ए को मैंने एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने वेक्टर बी को एज इट इज़ यहाँ पे बना दिया, वेक्टर बी को एज इट इज़ यहाँ पे बना दिया। थीटा वाला एंगल मेरे पास हो गया। मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान से देखना, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और वेक्टर जो लगाया ऐसे लगाया। वेक्टर कैसे लगाया, ऐसे लगाया। अब देखना, थोड़ा सा देखने का, सोचने का तरीका, सिंपल सिंपल देखो हो क्या रहा है। यहाँ से चले हैं सर, यहाँ से चले हैं, कहाँ से, यहाँ से चले हैं। ये कुछ जो तीसरा वेक्टर बनाया इसको मुझे नहीं पता क्या, मैंने इसको वेक्टर सी नाम रख लिया। ठीक है, यहाँ से चले हैं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे किसी भी तरह का। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से चले, यहाँ पे खत्म हुए, यहाँ पे इसके बाद एक और वेक्टर स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया, ये मेरा एंड हो गया। ट्राइंगल लॉ कहता है स्टार्टिंग से एंडिंग को मिला दो तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो अगर अब यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगाऊं, ट्राइंगल लॉ, तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ऊपर लगा के दिखाया है, ट्राइंगल लॉ ये कह रहा है कि सर आप पहले यहाँ पे चले, फिर यहाँ पे चले, यहाँ पे आके खत्म हो गई, यूं चले और फिर यूं चले, ये रास्ता तुम्हारा चलने का रहा, तो ये रिजल्टेंट होगा यहाँ पे ए। तो यानी कि ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए क्या हुआ, ए विल बी इक्वल टू बी प्लस सी। यस और नो, ए विल बी इक्वल टू बी प्लस सी। तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू सी। आ गया या नहीं आ गया? तो इसका मतलब a माइनस बी सब्ट्रैक्शन को शो करने वाला वेक्टर कौन सा है, ये c वाला वेक्टर था हमारा, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c के लिए किसको इक्वल आई है, a माइनस बी के इक्वल आई है। दैट मीन्स दिस वॉज नथिंग बट a माइनस बी। देख लो कितनी आसानी से हम लोगों ने इस वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। ट्रिक क्या है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसको डायरेक्टली भी विजुलाइज कैसे कर सकते हो, दो वेक्टर ए और बी हैं, अगर ऐड करना है तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया आप इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दो और ये जो रिजल्टेंट आएगा ट्रायंगल लॉ से हमारा एडिशन हो जाएगा। या फिर क्या करो, नहीं तो आप पैरेललोग्राम बना दो ऐसे, यहाँ पे से जो आपका रिजल्टेंट आएगा बीच में डायगोनल, वो हमारा ए प्लस बी हो जाएगा। जब माइनस करने की बारी आ रही है कि दो वेक्टर को माइनस करना है, तो क्या करो, उस तीसरी साइड को मिला दो, ज्वाइन कर दो। अब एरो कैसे लगाएं, अगर तुम्हें a माइनस बी निकालना है तो एरो मैंने a की तरफ लगाया है, देखो ये वाला एरो, तो a माइनस बी होगा। अगर इस एरो को ऊपर की तरफ लगा दोगे तो b माइनस ए हो जाएगा। मतलब अगर इसी डायग्राम में मैं a वेक्टर मेरे पास ऐसे है, b वेक्टर मेरे पास ऐसे है, ठीक है, थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऐसे मिलाया, मैंने एरो इधर की तरफ लगा दिया, तो जो c वेक्टर आया ये c b की तरफ जा रहा है, तो b माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब की बार समझ में आ रही है ना बात? देख लो जस्टिफिकेशन ट्राइंगल लॉ से, भाई आप ऐसे चले, आप ऐसे चले, तो ये प्लस ये b प्लस सी एक इक्वल होगा, b प्लस सी एक इक्वल होगा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी आ गई, यानी जो ब्लू वाला वेक्टर है ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे कैसे चलेंगे, बहुत आसान है कि सर पहले आप ऐसे चले ए की तरफ, देखो ऐसे ए की तरफ चले, हाँ बिल्कुल चले, तो यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे चले ए, फिर यहाँ पे चले सी, तो a प्लस सी बी के इक्वल होगा। इस वाले डायग्राम में क्या होगा कि इस वाले डायग्राम में a प्लस सी बी के इक्वल होगा, मानते हो? तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू निकाल लो, b माइनस ए आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है, एरो जिसकी तरफ है उसमें से दूसरा वेक्टर माइनस कर दो। एरो अब की बार बी की तरफ है तो बी में से ए को माइनस कर दो, तो यानी सी आपका आराम से निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं सेकंड मेथड में। इसको मत नोट करना, ये तो आपको बस
ट्राइंगल लॉ नजर आया था, दिखाया था, यहाँ से है मेन मुद्दा जो आपको समझाया है। ऐसे वेक्टर बना के समझाया तो हमारा a माइनस बी आया, और जब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी तो यहाँ से क्या आएगा, c की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करोगे तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू b माइनस ए आएगी। तो दोनों तरह से आपको वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने आ गए। डन। तो पहला मेथड तो बहुत बिल्कुल बच्चों वाला है, इसको तो सबको आता है, तो मतलब मैथमेटिकल है। ये हमारा सिर्फ ग्राफिकल मेथड है, एनालाइज करके ऊपर ऊपर से निकाल दिया हमने आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ए है 10 न्यूटन, बी कितना है 15 न्यूटन, कितना एंगल इनके बीच में 60 का। आपसे पूछा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का मॉड, मतलब वेक्टर ए प्लस बी का मॉड्यूलस निकालना है, यानी इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा, एडिशन वाला रिजल्टेंट आएगा, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ और सिर्फ। एक सबसे सिंपल तरीका, इसके भी दो मेथड, बच्चों वाले मेथड बिल्कुल। मेथड नंबर 1 कि सर हम लोगों के पास दो वेक्टर हैं, ठीक है भाई, एक वेक्टर मेरे पास ये है, वेक्टर ए कितना है 10 न्यूटन का ये है, एक मेरे पास कितना है, एक वेक्टर बी है, बी कितना है, बी है 15 न्यूटन का, एंगल इसके बीच में कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, सबको पता है, पैरेललोग्राम पूरा कर लो, इस तरह से आप पैरेललोग्राम बना लीजिए, यूँ कुछ बन जाएगा रफली, और रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, इनके एडिशन का। एडिशन तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये आर निकालना बच्चों का खेल है। क्या करा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया, पी स्क्वायर, ये तो बुकिश मेथड है, मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी मतलब एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, पी क्यू मान लो, ए बी मान लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। 10 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर करना है ना, फिर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 10 भी आएगा, 15 भी आएगा, कॉस 60 डिग्री आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है भैया, प्लस में 15 टू जा 30 और 10 कितना होता है 300 होता है, इनटू में कॉस 60 कितना होता है हाफ होता है, तो ये यहाँ से 150 हो जाएगा। ठीक है, सबको सॉल्व करा तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी बच्चों कितना आएगा 5 एज इट इज़ आ गया, ऐड कर लो ना सबको यहाँ पे, मतलब यहाँ तो 5 आ गया, 5 to 7 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 2 3 और 475 आ गया, इतना आ गया, इसको निकालते रहना बाद में इतने न्यूटन, कहीं जितना सॉल्व होता है तो रिजल्टेंट आ गया। सिंपल मेथड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, फॉर्मूला फिट किया, कुछ नहीं करा, बच्चों का खेल हो गया। ठीक है, ये तो एक बुकिश मेथड हो गया जो सब लोग करते हैं। अब ये आर ए प्लस बी, आप कहोगे सर ये आपसे आर थोड़ी ना पूछा था, आपसे ये पूछा था, भैया मुझे ये बताओ ये आर ए प्लस बी तो है, आपने समझ तो लिया, यहाँ से इन दोनों का एडिशन ही तो आएगा ये वाला, तो ये आर क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ही तो निकाला है तुमने, तो ये आर ए प्लस बी ही तो है। ठीक है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। मेथड 2, इसी को सॉल्व करने का मेथड 2, थोड़ा अब चीज़ों को अलग वे में एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा अलग तरह से। ए कितना है, ए 10 न्यूटन का है, बहुत बढ़िया। बी कितना है, बी 15 न्यूटन का है, बी 15 न्यूटन का है, कोई फार्मूला नहीं, फालतू का कुछ नहीं है ना। थीटा कितना है सर, थीटा जो है 60 डिग्री का है, बहुत बढ़िया। इनका रिजल्टेंट इतना तो पता है, यहीं को कहीं को आएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल अभी ये करने वाला हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ूंगा, यानी कि मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगाऊंगा। इसको मैंने मेथड 1 कौन से सॉल्व किया, ये मेथड 1 था पैरेललोग्राम मेथड, या पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करके आपने यूज सॉल्व किया। सेकेंड वाला मेथड कौन सा है, यूजिंग कंपोनेंट्स, है ना, या यूजिंग रेजोल्यूशन, कुछ भी बोल लो, यूजिंग कंपोनेंट मेथड। तो वेक्टर के जो कंपोनेंट लिखते हैं, तो उस कंपोनेंट मेथड से इसको सॉल्व करवाऊंगा। क्या कर सकते हो उस चीज़ को, आप तोड़ दो इसको 2 पार्ट में, आप इसमें से वेक्टर ए को रिजॉल्व कर लो। कैसे सर, वेक्टर ए को कैसे रिजॉल्व करें, देखो वेक्टर ए के 2 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा तो ऐसे आएगा ऊपर की तरफ, और एक टुकड़ा ऐसे आएगा। आपको पता होना चाहिए जिस वेक्टर की आप रेजोल्यूशन, जिस वेक्टर के आप टुकड़े कर रहे हो, उसका एक टुकड़ा और इस साइड आएगा, दूसरा टुकड़ा इस साइड आएगा, यानी वो वेक्टर उन दोनों टुकड़ों के बीच में आएगा। ठीक है, उन दोनों टुकड़ों के कहीं पे बीच में आएगा। और ये दोनों टुकड़े आपस में कैसे होते हैं, 90 पे होते हैं, रेजोल्यूशन सिखा रखा है बहुत अच्छे से। अच्छा, तो ये कहानी जो ये स्टोरी है, ये कैसे बन जाएगी, ये स्टोरी देखो, इस साइड कौन सा आएगा, इस साइड आएगा ए कॉस 60, उस साइड कौन सा आएगा ए साइन 60। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कैसे कन्वर्ट हो गया, ये डायग्राम बच्चों की तरह ऐसे बन गया कि यहाँ पे हमारे पास कितना है, एक तो बी 15 न्यूटन का पहले से लग रहा था। अच्छा, साथ में और एक और वेक्टर कौन सा आ गया, साथ में एक और वेक्टर इसी के ऊपर आ गया, ए कॉस 60। ए कितना है 10, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो कितना हो गया 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन भी इधर की तरफ आ गया। एक ऊपर की तरफ लग रहा है कितना, ए साइन 60, ए कितना है 10, तो 10 साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, देख लेना, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना इतनी, तो 5√3 आ गया एक ऐसे। तो इसका मतलब 90 डिग्री पे 2 वेक्टर काम कर रहे हैं, एक 5√3 का और एक कितना
15 और 5 20 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट कैसा आएगा इनका? इनका रिजल्टेंट आएगा सिंपल सा, इस तरह से शो कर लेंगे, ऐसे ऐसे बना लिया, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इससे शो हो जाएगा। यस और नो? और इसे तो पाइथागोरस से निकाल दोगे ना, 90 डिग्री पे है भाई दो, एक 20 न्यूटन है, 15 और 5 20, 20 न्यूटन इधर की तरफ काम कर रहा है, 5√3 इधर की तरफ काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आया सर? रिजल्टेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5√3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, बिल्कुल यही आएगा भाई। 25 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 75 हो गया, प्लस 2 कितना हो गया? 400 हो गया। क्या आया नहीं आया 475 न्यूटन? क्यों भाई? तो एक ही क्वेश्चन को एनालाइज करने के दो तरीके हो गए, नहीं हो गए? कंपोनेंट मेथड से तोड़ दिया इस ए वाले को, दो टुकड़े हो गए, ए वाली की कहानी खत्म। इस दो टुकड़ों को देखा, ए साइन 60 मतलब 5√3, ए कॉस 60 मतलब 5 न्यूटन, है ना? तो 15 और 5 20 तो इधर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 15 न्यूटन पहले से लगा हुआ था। 20 न्यूटन सर एक्स के अलॉन्ग, 5√3 न्यूटन वाई के अलॉन्ग। रिजल्टेंट निकालना बच्चों का खेल, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, यूं ही क्वेश्चन हो गया। तो जैसे दिमाग चले वैसे चीज़ों को सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई? अब बात आती है a माइनस बी। अब a प्लस बी तो निकालना बड़ा आसान था, अब a माइनस बी कैसे निकालेंगे? a माइनस बी की तरफ कहानी चलते हैं। पहला वही सिंपल मेथड, वही पुराने ज़माने वाला, मतलब पैरेललोग्राम लॉ, फॉर्मूला रट्टे वाला, कि जिसने रट रखा है फॉर्मूला याद करो, अपना सॉल्व करते रहो। नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। पैरेललोग्राम लॉ सब्ट्रैक्शन के केस में निकाला था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2, माइनस आ गया था ना, -2 PQ cos थीटा, ठीक है भाई। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। व्हाट इज द पी स्क्वायर? डायग्राम की बात करूँ, डायग्राम कैसे आया था थोड़ा सा अगर तुम्हें दिखा दूँ कि ए वेक्टर मेरे पास, सपोज करो बी वेक्टर यहाँ पे था, ए वेक्टर यहाँ पे था पहले, बट मैंने उसको नीचे की तरफ मान लिया था ऐसे, तो ये माइनस का ए वेक्टर हो गया था, याद है ना तुम लोगों को? और इसको जब पूरा किया हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे, तो ये जो हमारे पास आया था ये मेरा रिजल्टेंट आया था। यस और नो? दिस वाज आवर रिजल्टेंट, जिसको a माइनस बी बोला था। तो ये इसी डायग्राम से हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है ना? और ये एंगल कितना था? ये एंगल पुराना थीटा था, जिसकी वजह से ये पाई माइनस थीटा हो गया था। सॉल्व कर कराने के बाद माइनस आ गया था, तो ये डायग्राम था जिससे ये बन चुका था। अब बस वैल्यू भरनी है। एक कितना है? एक 10 का है, एक 15 का है। वैल्यू भर लो भाई। अब तो 10 का स्क्वायर, एक 15 है, -2, एक 10 है, एक 15 है, कॉस 60 डिग्री का एंगल है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 100 हो गया, ये 225 हो गया, माइनस में 15 2 30, 300 इंटू हाफ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये 325 हो गया, माइनस 150 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज बचा, 12 में से 5 जाएंगे 7 बचा, 2 में से 1 जाएंगे 1 बचा, तो इतने न्यूटन हमारे पास आर का आंसर आ गया। डन। ये मेथड नंबर 1 था, सिंपल सा। क्या इसका भी दूसरा मेथड हो सकता था कि भाई हम लोगों ने जैसे यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर लिया कंपोनेंट मेथड से, तो क्या इसको भी ऐसे तोड़ सकते थे? बिल्कुल तोड़ सकते थे भाई। क्यों? तुम्हें डायग्राम ये बनाना आता तो है भाई। मेथड नंबर 2 कर लो इसका, देखो कैसे करोगे। एक डायग्राम में ये वेक्टर बी ऐसे है, बी कितने न्यूटन का है? 15 न्यूटन का है। ए कितने का था? ए यहाँ को लगा हुआ था, ठीक है, 10 न्यूटन का। मैं अभी बना नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो माइनस ए चाहिए, तभी तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने पीछे को यहाँ पे ऐसे बना लिया, दिस वाज माय ए, और आई कैन से दैट कि माइनस ए, ये मेरा क्या है? माइनस ए। क्या मतलब? माइनस तो डायरेक्शन शो कर रहा है ना, तो माइनस ए। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन का। ठीक है बच्चों। अच्छा, कितने एंगल पे काम करते हैं? ये काम करते हैं हमारे पास पाई माइनस थीटा के एंगल पे। जो ये कितना है? ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये वर्क करता है पाई माइनस थीटा के एंगल पे, 10 न्यूटन का फोर्स। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये पाई माइनस थीटा पे वर्क कर रहे हैं, तो इस पाई माइनस थीटा के अकॉर्डिंग इनको ब्रेक कर दो ना। कैसे ब्रेक कर सकते हो आप इसको? इसके कॉम्पोनेंट तोड़ दो। इसको कैसे तोड़ दोगे कॉम्पोनेंट में? एक कॉम्पोनेंट तो यूं आ जाएगा इसका, और एक कॉम्पोनेंट कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। मानते हो बात? ये वाला कॉम्पोनेंट कैसे आएगा? अब देखो, यहाँ पे जो अपने ये वेक्टर बनाया हुआ है, इसका जो एंगल है, देखो यहाँ से टोटल हमारा पास एंगल बना हुआ है, तो दो कंपोनेंट निकालने हैं। तो दो कंपोनेंट के केस में एंगल देखो कैसे आएगा। ये पाई माइनस थीटा है, ये थीटा है। मुझे किसी एक कंपोनेंट से एंगल चाहिए, तो देखो ये वाला एंगल मैं यूज़ कर लूँगा, जो इधर वाला एंगल है। ये कितना है? ये थीटा, तो ये भी कितना है? थीटा का एंगल है। तो कंपोनेंट तोड़ लो। कंपोनेंट किस तरह से टूट के आएंगे? इसके कंपोनेंट टूट के हमारे पास आ जाएंगे, जो 60 डिग्री था हमारे पास। तो सर ये वाला जो कंपोनेंट आया, ये एंगल के साइड पे आ रहा है, तो ये आया a cos 60, और ये वाला कंपोनेंट क्या आया? a sin 60।
ठीक है, तो ये a cos 60 आया, दूसरा कितना आया a sin 60 आया। a cos 60 सॉल्व करके कितना होता है, a की वैल्यू 10 थी, cos 60 होता है 1/2, तो ये 5 वैल्यू का आ गया। ये कितना आएगा, a की वैल्यू 10 है, sin 60 होता है √3/2, तो ये आएगा 5√3 न्यूटन का। ठीक है भली, अब यहाँ पे 5 इधर लग रहा है, 15 इधर लग रहा है, तो देखो पूरा सेटअप कैसे सॉल्व हो गया। नेट जो वेक्टर सिस्टम बचा, तो यहाँ पे 10 न्यूटन बचेगा, क्यों बचेगा, नहीं बचेगा, 5 इधर है 15 इधर है, तो 10 ही तो बचेगा इस साइड पे हमारे पास। ठीक है, और ये नीचे की साइड पे कितना बच गया मेरे पास, ये मेरे पास बच गया 5√3 न्यूटन का। ठीक है, अब तो निकाल लोगे, 90 डिग्री पे आ चुके हैं भाई, अब तो रिजल्टेंट आ जाएगा, और ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा हमारा आएगा, और यही मेरा रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, यही मेरा वेक्टर a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल लो, r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 5√3 का स्क्वायर 75 होता है, तो r कितना आ गया, r आ गया 175 न्यूटन। तो कंपोनेंट मेथड से निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये थीटा 60 था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा था, क्योंकि मुझे जो वेक्टर तोड़ना है उस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से एंगल पता होना चाहिए। पाई माइनस थीटा यूज नहीं करोगे, पाई माइनस थीटा तो टोटल एंगल है जिसके बी के और इसके बीच में, इसका क्या करोगे, पाई माइनस थीटा का यहाँ पे आपको ये थीटा यूज करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग दो कंपोनेंट ब्रेक करे, 5 और 15 को माइनस करा, 10 बचा इधर की तरफ, नीचे की तरफ ये बचा हुआ है क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है। डन, सॉल्व। तो या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलिए भाई अब और क्वेश्चन बहुत हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन। देखो आपका कोई होमवर्क बहुत है कम है, मिनिमम एक आध क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा। जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इन्हीं को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक एक क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन जब नोट कर लो, अपने नोट्स बना लिए, उसके बाद क्वेश्चन उठाओ और रफ कॉपी में उसको देखो, तो तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि उसको बिना सॉल्यूशन देखे। ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम स्टार्टिंग में कंज्यूम होगा और वो तुम्हें पूरे लाइफ टाइम हमेशा आपको फ़ायदा देगा। शुरू में तो टाइम आपको देना पड़ेगा चीज़ों को देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। अब यहाँ पे दो वेक्टर हैं, 3p और 2p 90 पे हैं, या तो मजाक वाली बात हो गई भाई, 3p और 2p 90 पे हैं, वेक्टर निकालना रिजल्टेंट वेक्टर, तो आराम से पता है सबको निकाल लेंगे। रिजल्टेंट निकालना है दो वेक्टर का, ये सबसे आसान पार्ट होता है। ठीक है भाई, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का इसका करा सबसे सिंपल वे में, बच्चों की तरह से। रिजल्टेंट पूछा गया हम लोगों से, रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3p का स्क्वायर और प्लस में कितना है 2p का स्क्वायर। 90 वालों पे तो आप लोग खुश हो जाते हो, 90 पे तो बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये 9p स्क्वायर और ये कितना हो गया 4p स्क्वायर, ये आ गया 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, तो √13p बाहर आ जाएगा। इतना आपके पास रिजल्टेंट आ गया जो यहां से शो होगा। ठीक है, what should be the magnitude and direction of the third vector in order to have a zero resultant। अब ये रिजल्टेंट देखो ऐसे आया है, आया ही नहीं आया है। वो कह रहा है एक तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ जिस वजह से ये रिजल्टेंट जीरो हो जाए। अब देखो जब आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया तो ये दोनों तो पिक्चर से गायब हो गए, इनका तो कोई रोल नहीं है। कौन सा बचा उस पिक्चर में, आर बचा ऐसे इधर की तरफ। अच्छा, जब आर ऐसे बच रहा है, आपको इसको मतलब नेग्लेक्ट करना है, हटाना है, तो क्या करोगे, एक वेक्टर अगर जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले आऊं, कुछ भी वेक्टर मान लें, सी नाम का वेक्टर है, वो वेक्टर अगर मैं ले आऊं जिसका मैग्नीट्यूड आर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो होगा क्या कि सर मान लिया ये √13p आया है, अगर ये भी √13p हो और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करते रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, टू हैव जीरो रिजल्टेंट, टू हैव जीरो रिजल्टेंट ए वेक्टर C can be drawn, a vector C can be drawn just opposite to vector R। ठीक है, whose magnitude is same as, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा, is same as R, that is यानी C का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, R के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। यानी कितना होना चाहिए, √13p, यानी √13p का एक वेक्टर इसके अपोजिट बना दीजिए, टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बस स्टोरी खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इस वाले क्वेश्चन में। अब आओ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फिर से, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इंक्लाइंड एट थीटा। थीटा एंगल पे दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, मतलब मान लो कि ये ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, दोनों सेम है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, दो वेक्टर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको रिजल्टेंट निकालना है। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो मैंने ए लिखा है, थीटा पे रिजल्टेंट निकालना है। सिंपल वाला फर्स्ट मेथड, वही बच्चों वाला जब से पुरानी कहानी बुक वाला मेथड।
कि ऐसे पैरेललोग्राम पूरा हो जाएगा और यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं यहाँ पे जाके आएगा। मानते हो उस बात को? रिजल्टेंट इनका इससे शो होगा। तो क्या इस रिजल्टेंट को निकाल सकते हो? बिल्कुल, बाय पैरेललोग्राम मेथड। तो जगह जगह पे पैरेललोग्राम मेथड लग रहा है जब कोई रैंडम एंगल दिया हुआ है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सब सेम है, तो ए का स्क्वायर प्लस, सब जगह ए लिखूंगा, ए का स्क्वायर प्लस 2a, पी क्यू की जगह a इंटू ए आ जाएगा ना, कॉस थीटा, एंगल दोनों के बीच में थीटा ही है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2a स्क्वायर हो गया प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास r की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से जब सॉल्व किया गया तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो थोड़ा सा एक काम करो, अभी अभी मत सॉल्व करो, थोड़ा सा और चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो ये रूट में फंस जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा दूंगा, 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में जब आप पढ़ोगे तो कॉस ए के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2 -1, मतलब जो एंगल यहाँ पे है उसका आधा एंगल लिखा जाता है, तो कॉस के टर्म्स में ये होता है। एक ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। और एक ये होता है कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो मतलब 3 फॉर्मेट में कॉस ए के फॉर्मूले होते हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिससे ये 1 कट जाए। अब सोचो ज़रा, अगर तुमने ये वाला पहले वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया तो -1 क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और वो माइनस इसको कट कर देगा। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को प्रेफर करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री, देखो फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना नहीं चल सकती, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जहाँ पे जो नई नई चीज़ें आती रहें उसको अपना ध्यान रखते रहिए कि हाँ ये चीज़ें भी काम होती हैं। तो कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये लिखा मैंने, इतना फॉर्मूला खोला तो यहाँ से क्या हुआ, माइनस ने प्लस को मार दिया यहाँ से, तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गए। 2 2 कितना होता है, 2 2 4 होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ से जब r को सॉल्व किया जाएगा तो r कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2a स्क्वायर से a आ गया कॉस थीटा/2। समझ में आ रही है बात? इतना MCQ आता है इसके ऊपर बच्चों, अक्सर ध्यान रखिएगा। तो 2a कॉस थीटा/2 हमारे पास इसका बुकिश मेथड आया। ये बच्चों वाला खेल है, सबको पता है, इसे कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 बताता हूँ, इससे भी आसान मेथड। देखो मेथड नंबर 2 में तो यूं ही एनालाइज करके निकाल लोगे। देख लीजिए ज़रा, 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर भी है ए, सेम मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर हैं, थीटा पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अगर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, याद करो रिजल्टेंट बीचों बीच आता है। आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 5 न्यूटन है, ये भी हमारे पास 5 न्यूटन है और ये वर्क कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो 90 पे वर्क कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, 45 के एंगल पे आएगा। बताया हुआ था, कहीं ना कहीं ज़रूर बताया होगा ये बात। तो जब 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट उनके बिल्कुल बीचों बीच आता है। बिल्कुल बीचों बीच का मतलब कन्फर्मेशन हो गई कि जो रिजल्टेंट होगा ना वो रिजल्टेंट यहाँ को आएगा बिल्कुल बीचों बीच। तो बिल्कुल बीचों बीच का मतलब क्या है, ये भी थीटा/2 हो गया और ये भी कितना हो गया, थीटा/2 हो गया। समझ पा रहे हो ना? जब 2 इक्वल है ना तब ऐसा हो पा रहा है, अदरवाइज ये ऐसे पार्टीशन नहीं कर सकते। इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के 5-5 न्यूटन के 2 वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा 45 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो भी एंगल रहा होगा रिजल्टेंट बिल्कुल इक्वल एंगल पे आएगा। तो जितना एंगल यहाँ से उतना एंगल यहाँ से। अब क्या करो, अब कर दो कॉम्पोनेंट, अब कर दो कॉम्पोनेंट। इस वाले के कॉम्पोनेंट करते हैं सबसे पहले, है ना। इसके कॉम्पोनेंट कैसे आएंगे, एक कंपोनेंट तो ऐसे आ जाएगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा। 90 पे होने चाहिए ना दोनों कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट के बीच में वो ओरिजिनल वेक्टर रहना चाहिए। तो अच्छा, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा सर a cos थीटा/2, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, a sin थीटा/2। डन। चलो, इसकी स्टोरी हो गई खत्म। अब स्टोरी जरा इसकी फिनिश करते हैं दूसरे वाले की। इसके कंपोनेंट कर दो। इसके कंपोनेंट कैसे कर सकते हैं सर, इसके कंपोनेंट भी तो आ जाएंगे। एक कंपोनेंट तो इसी के ऊपर आ जाएगा और एक कैसे आ जाएगा, ऐसे। देखो ब्लू वाले दोनों 90 पे हैं और आपके जो पर्पल वाले थे, खैर दूसरा तो मिड्स ही गया, वो पर्पल वाले भी कैसे, दोनों 90 पे हैं। देखो ये दोनों आपस में 90 पे हैं, इसके कंपोनेंट आए हैं, इसके कंपोनेंट आए तो ये दोनों आपस में 90 पे हुए। देखो सिंपल वे में कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए का एंगल यहाँ से बना हुआ है, तभी कहा था ना कंपोनेंट तो गॉड है, कंपोनेंट जिसको आते होंगे वो तो सब कुछ कर देगा। तो a cos थीटा/2 आया, इसका cos कंपोनेंट यहाँ पे आया, इसका साइन कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब हुआ क्या, अब ये दोनों तो समझ में आ गए होंगे कि भाई इसने इसको मार दिया,
ना, कट करके ऐसे काट काट के बार बार दिखाऊंगा नहीं, बस समझ लेना इसने इसको गायब कर दिया। क्यों? अब पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, खत्म कर देंगे भाई। कोई पत्थर है 5 न्यूटन से यहाँ खींच रहा है, कोई 5 न्यूटन से यहाँ खींच रहा है, तो इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा ना, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। बट ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आए या नहीं आए, तो ऐड हो गए नहीं हो गए, तो आर कितना आ गया ये, तो आर आ गया सर ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा बाई 2, है ना, ए कॉस थीटा बाई 2 प्लस ए कॉस थीटा बाई 2 कितना हो गया, आर इज इक्वल टू 2 ए कॉस थीटा बाई 2। क्या ये कहानी चुटकियों में सॉल्व हो गई बिना किसी फॉर्मूले के? पहले कहाँ इतने लंबे चौड़े फॉर्मूलों के चक्कर में पड़ रहे थे। तो ये तो आपका फॉर्मूला मेथड है जो आपको बुकिश तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में तो देखो यही करके आना पड़ेगा, सीधी सी बात है। बट अगर बात एमसीक्यू की आ जाए तो एमसीक्यू में बाकी बच्चे करेंगे इस फॉर्मूले से और आप करोगे इस तरीके से। आप देख के आंसर यूं ही बता दोगे, अच्छा ये थोड़ी फील आनी चाहिए ना, ए और ए ऐसे है तो इसका कंपोनेंट कॉस थीटा वाला यहाँ पे आया, इसका कंपोनेंट कॉस थीटा वाला यहाँ पे आया, जोड़ दिया, खत्म, साइन वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, डन। तो 2a cos थीटा यूं ही आंसर तुमने निकाल दिया। तो इस तरह से सोचोगे ना, वेक्टर को जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक फॉर्मूलों में तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, फॉर्मूले याद करते रहोगे। फॉर्मूले से पता होनी चाहिए, ठीक है बात, चलो फॉर्मूले भी आते हैं उसको भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं, बट वेक्टर्स को विजुअलाइज करो किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी क्वेश्चन देखते हैं और आगे हैं कि हमारे काफ़ी कुछ पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ छोटे से छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं। एक आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा ये, चलो फिर भी। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद बी। अभी ये 2 ए और बी वेक्टर हैं जो फिलहाल 60 के एंगल पे काम कर रहे हैं, जहां पे से ए का मैग्नीट्यूड 2 का मुझे दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है और ए और बी के बीच में एंगल दे रखा है, ठीक है। अगर डायग्राम ना भी दे तब भी बना लोगे पढ़ के, वैसे डायग्राम दे रखा है, फिर भी डायग्राम के ऊपर डिपेंडेंसी मत क्रिएट किया करो, तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम क्रिएट करना आना चाहिए। डायग्राम बना बना के सॉल्व करो, एक बार गलती होगी 2 बार हिम्मत नहीं हारनी है, क्वेश्चंस करते रहो। तो 2 का मैग्नीट्यूड ये हो गया, 60 का इनके बीच में एंगल हो गया, 20 ने शायद पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, हाँ ये बी भाई पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। और ऊपर वाले लाइन में क्या बोला है कि इनका जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट 45 डिग्री का एंगल बनाएगा बी वाले से, यानी कि रिजल्टेंट यहां को कहीं को आएगा और वो रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट 45 के एंगल पे आएगा बी वाले से। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? ठीक है, रिजल्टेंट 45 के एंगल पे आएगा, तो बी निकाल दो। अब इसको करने के फिर वही 2 मेथड। एक बच्चों के माइंड में एकदम फॉर्मूला, रटने वाले बच्चों का माइंड में एकदम फॉर्मूला याद आएगा। अच्छा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि अगर रिजल्टेंट कोई पर्टिकुलर वेक्टर से एंगल बनाए तो 10 अल्फा करके कुछ सर ने बताया था, ठीक है भाई, उसी फॉर्मूले से, मतलब पैरेललोग्राम लॉ से करते हैं। मेथड नंबर 1 हमारा कौन सा है? पैरेललोग्राम लॉ। देखते हैं क्या होगा उससे। 10 अल्फा मतलब सर 1045 है ना, 1045 इज इक्वल टू, क्या कहा था कि जहां से तुमने एंगल माना ये एंगल बी वाले से है, तो इसको भूल जाओ, दूसरे वाले को पकड़ लो। तो अब ए वाले को पकड़ लिया, इसी के साथ साइन, इसी के साथ कॉस, तो ए के साथ ही साइन थीटा, थीटा मतलब टोटल एंगल 60 डिग्री, इसी के साथ कॉस, इसी के साथ कॉस, ए कॉस 60 डिग्री। नीचे एक चीज एक्स्ट्रा आएगी प्लस करके, कौन सी? जो आपने छोड़ दी है, कौन सी छोड़ दी? बी छोड़ दी। तो ये ऐसे ट्रिक तरीके से आपका फॉर्मूला बताया था। 1045 तो बच्चों की तरह है, 45 तो 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। ए कितना है? 2 है, साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है, अपॉन बी तो पता ही नहीं है, ढूंढ रहे हैं, प्लस ए कितना है? 2 का है, cos 60 कितना होता है? हाफ होता है, तो ये b + 1 बचेगा ना, ये सॉल्व करके 1 आ जाएगा, तो b + 1 वहाँ चला गया, इधर आ गया, इक्वल टू 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू आ गई √3 - 1 यूनिट, ठीक है। न्यूटन होगा तो न्यूटन लिख दोगे, अदरवाइज b की वैल्यू √3 - 1 यूनिट आ गई, डन। तो बी वेक्टर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जिसको फॉर्मूले याद आते हैं तो भैया फॉर्मूले से ही कर लो। क्या ये बिना फॉर्मूले की भी हो सकता था? बिल्कुल बिना फॉर्मूले। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। देखो मेथड नंबर 2 से ना ये क्वेश्चन बच्चों का खेल है बिल्कुल। आप लोगों ने सिंपल वो मेथड तो देख लिया कि 10 अल्फा लगा लिया कि हाँ वही फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। अब इसको हम कॉम्पोनेंट मेथड से भी तो कर सकते थे। कॉम्पोनेंट मेथड अगेन फिर से गॉड, कॉम्पोनेंट मेथड्स में तो सब कुछ आप सॉल्व कर डालोगे। तो वही कॉम्पोनेंट आपने मेथड लगाया, कॉम्पोनेंट तोड़ेंगे, कहानी को बिल्कुल खत्म करेंगे। कैसे करूं सर कंपोनेंट? मुझे ये पता है कि इनका रिजल्टेंट, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, किससे? बी वाले से 45 का बना रहा है, ठीक है। अब जो मेरे वेक्टर थे ओरिजिनल ए और बी, इनमें से किसी एक को तोड़ दो। तो अगर आप ए वाले वेक्टर को तोड़ दोगे तो कहानी काफ़ी आसान हो जाएगी। सर ए वाले वेक्टर को कैसे तोड़ दें? हमें तो एंगल ही नहीं पता इसका। 60 मत यूज़ कर लेना, 60 तो ए और बी के बीच का टोटल एंगल है। तो मैं कैसे तोड़ूँ इस वाले को? देखो कितना आसान सा काम हो जाएगा। तो अब आपके पास ये एंगल 30 का होगा या नहीं होगा? 60 ये है, ये 30 है, तो कितना 90 हो गया नहीं हो गया वापस?
30 का एंगल है। तो तोड़ लो अब ए वाले को। तो ए वाले के जब कंपोनेंट करोगे दो, मैं इसके कंपोनेंट को ब्लू कलर से लिख देता हूँ। तो एक कंपोनेंट तो यूँ आएगा ए वाले का, ऐसे ऊपर की तरफ, ये एंगल वाली साइड पे आ रहा है, तो ये ए cos 30 होगा, यस और नो। अच्छा, और ये वाला दूसरा कंपोनेंट किधर की तरफ आ जाएगा, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ए sin 30 हो जाएगा। ए sin 30, ए कितना है 2 है, sin 30 कितना होता है हाफ होता है, तो कितना हो गया ये 1 वैल्यू का हो गया। ठीक है, ए cos 30 ये कितना होता है, ए 2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो ये कितना हो गया, ये √3 का हो गया। समझ में आ रही है बात। तो अब इस डायग्राम को मैंने ऐसे बना लिया फाइनली। मतलब हुआ क्या कि इस पॉइंट पे मेरे पास नेट फोर्स है ना, ये मान लो एक जगह पे थी हमारे पास, इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ कितना है, एक तो ये रहा, बी ये रहा, तो कितना है b+1 तो इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ हमारे पास आया √3 वैल्यू का, तो सर √3 यहाँ पे लग रहा है। मुझे अच्छे से क्लैरिटी के साथ पता है यहाँ पे कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, रिजल्टेंट वाला जो फोर्स था वो वाला फोर्स यहाँ से कितने का एंगल बना रहा है, 45 का एंगल बना रहा है। यही बात तो थी। अब मुझे बता दो ज़रा, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच कब आता है, जब ये दोनों बराबर होते हैं। खत्म कहानी भाई, आता है नहीं आता है। दो वेक्टर जब 90 पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच है, ये पता है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऑलरेडी पता है कि यहाँ बीचों बीच आना है, 45 पे आना है, उसने बोल रखा है। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिख सकते हो, सिंस आर इज एट 45 डिग्री, सो √3 किसके इक्वल हो जाएगा, b+1 के इक्वल हो जाएगा। b कितना आ गया, √3 - 1। देख लो, 2 लाइनों में आंसर हो गया, डायग्राम में खत्म कर दिया पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी करी, से बनाया और एकदम से मेरे पास आंसर खत्म हो गया निकाल के। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो, √3 को यहाँ पे ले आओ, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा, और यहाँ पे लगा दो आप अपनी पाइथागोरस, तो b+1 और ये कर करके, मतलब पाइथागोरस क्या लगाओगे, 1045 लगा दो ना, 1045 ये पानी ये हो जाएगा, तब भी आंसर वही आने वाला है। बट यहाँ पे तो बड़ा आसान है ना, जो आपने दो वेक्टर देख लिए कि दो वेक्टर 90 पे हैं, रिजल्टेंट पता है बीचों बीच आ रहा है, तो कब पॉसिबल है, जब दोनों बराबर हों तभी तो आता है भाई। तभी तो आपको बताया कि मान लिया 5-5 न्यूटन के दो वेक्टर लगे हुए हैं, ऐसे 5-5 न्यूटन के दो वेक्टर हैं, अगर इक्वल हैं तो डायरेक्टली आपको एकदम पता है कि रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, 45 के एंगल पे आएगा, और कितनी वैल्यू का आएगा, 5√2 का आएगा, ये भी पता होता है। तो अब क्या बचा क्वेश्चन में, देख लो कितना आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो भाई ठीक है, आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुम लोगों को करा दिए वेक्टर के ऊपर, और थोड़ी सी कहानी है, अभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की खेल चल रहे हैं, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ है हमारा। एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे ही मेरा पूरा हो जाएगा, हर वैरायटी कवर करा दूंगा, उसके बाद मैं चलूंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वेक्टर्स को। तो टेंशन ना लो, हर एक टॉपिक कवर होगा आराम से, बढ़िया से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को दो तरीके से करा रहा हूँ, तो हर तरह से उसको समझते रहो, और कहीं पे भी डाउट हो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, मैं आपको बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए।